सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर के कोट के साथ। जस्टिस कहते हैं, जजेस शुड बी बियॉन्ड रिप्रोच, फॉर जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है या ये जो कोट है, ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से, या कह लीजिए जो आजकल इंडिया के अंदर सिनेरियो चल रहा है जजेस को लेके, उससे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सिनेरियो चल रहा है, हमने लास्ट एडिटोरियल के अंदर भी डिस्कस करा था, जिसकी वजह से जो है पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, या कह लीजिए जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जजेस को, या कह लीजिए जस्टिस को, जुडिशरी को फ्री एंड फेयर होना ही नहीं है, बस उसको फ्री एंड फेयर दिखना भी चाहिए। मतलब कि जस्टिस जुडिशरी जो है हमारी फ्री एंड फेयर भी होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस जो जुडिशरी के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। आई होप आपको इस कोट का मतलब समझ आ गया होगा कि अगर कोई चीज़ अगर फ्री एंड फेयर होती है लेकिन दिखती नहीं है, तो भी क्या होता है कि उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है। और उसका एग्जांपल हमारी जुडिशरी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई है। अल्टीमेटली यही इस कोट का मतलब है। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी, ये दूसरा एडिटोरियल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशरी के ऊपर। पहला हमने डिस्कस करा था कुछ ही दिनों पहले, बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट था। इसके अंदर काफ़ी सारे नए पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए, CAPF जो हमारा AC का एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देरी नहीं करते, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। अपना उद्देश्य क्या है बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, यही हमारा बेसिक उद्देश्य है। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने अपने लास्ट एडिटोरियल के अंदर भी देखा था कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस है, जस्टिस वर्मा, उनके घर के अंदर जो है फायर ब्रिगेड, आग लग गई थी। बेसिकली फायर ब्रोकआउट हो गई थी, आग लग गई थी। और उसके बाद जो है वहाँ पे फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। फायर ब्रिगेड जब बुलाई तो वहाँ पे पाया फायर ब्रिगेड वालों ने कि 500 के जो थे हाफ बर्न नोट या आधे जले हुए जो नोट थे वो वहाँ पे पाए गए। और एक दो नोट नहीं, काफ़ी लार्ज अमाउंट में वो नोट पाए गए, मतलब भारी संख्या के अंदर वो नोट पाए गए। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है क्या कि भाई ये नोट आए कहाँ से, ये जो करेंसी है ये आई कहाँ से, क्या लीगल है क्या इलीगल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं है कि जस्टिस के पास कहाँ है, ये जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी के अंदर करप्शन आ गया है। तो देखो, ये जब सिनेरियो हुआ तो हुआ क्या कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताया। चीफ जस्टिस ने क्या करा कि उनके लिए एक इंटरनल इंक्वायरी जो है कमेटी बैठाई, और इसके बारे में हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये सिविल सर्वेंट, अगर ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में हुआ होता तो क्या उसके अगेंस्ट में भी इंक्वायरी बैठाई जाती? उसके अगेंस्ट में तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती। लेकिन ऐसा कुछ जजेस के अगेंस्ट में नहीं हुआ। जो हमारे दिल्ली के जो जस्टिस वर्मा थे, उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उनके अगेंस्ट में सिर्फ इंटरनल इंक्वायरी हुई, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, जितने स्टाफ थे, सबके जो कॉल रिकॉर्ड थे वो ट्रेस किए गए। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट एडिटोरियल में डिस्कस करी थी, लेकिन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो नेपोटिज्म है उसका भी एक एग्जाम्पल दिखा रहा है क्या कि अगर पब्लिक सर्वेंट होता तो उसके अगेंस्ट में तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो जाता, उसको अंदर कर दिया जाता, FIR कर दी जाती, कितने सारे नोट आए कहाँ से, करप्शन है ये। लेकिन जुडिशरी का हुआ तो क्या करा, जुडिशरी में सिर्फ उसका ट्रांसफ़र कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इंटरनल इंक्वायरी करी। तो देखो, ये चीज़ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाती है जुडिशली इंटीग्रिटी के ऊपर। ये चीज़ समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये तो पहला केस, ये तो हमारा पहला केस है दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस का, ठीक है। दूसरा केस अभी रिसेंटली ये आया था क्या कि एक सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन कुछ लगाए गए थे, और किसके अगेंस्ट, एक हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो सर्च मान लीजिए, ठीक है। तो हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिसके अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया। अब देखिए यहाँ पे टायरेनी क्या थी कि जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया था, उन्हीं की एक एम्प्लॉय ने, तो उसकी जो इंक्वायरी की कमेटी थी, उसकी जो सेक्सुअल इंक्वायरी हरासमेंट की जो इंक्वायरी की कमेटी थी, उस इंक्वायरी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो खुद थे। तो देखो, ये कहीं ना कहीं जो नेचुरल जस्टिस होता है उसके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ चली गई थी। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आउटरेज हुआ। फिर फाइनली जो उन्होंने क्या करा, अपनी जो इंक्वायरी कमेटी थी उससे स्टेप डाउन कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या चीज़ दिखा रही है
ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कैसे ओपेक है हमारी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कह लीजिए कैसे ओपेक है हमारी ये जुडिशरी। अगर सेम चीज़ होती गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर तो क्या होता, वो जो डायरेक्टर होता, जो हेड ही तो था एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो जो डायरेक्टर होता उसको ही कहीं ना कहीं जो है निलंबित कर दिया जाता, या फिर कह लीजिए उसी को जो है टर्मिनेट कर दिया जाता, या फिर उसी को जो है निकाल दिया जाता, सस्पेंड कर दिया जाता। तो ये सारी चीज़ क्या दिखा रही है, ये सारी चीज़ जुडिशरी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो दिखा रही है। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, तीसरी प्रॉब्लम अभी आपको पता है कि जुडिशरी हमारी कितनी इनसेंसिटिव होती जा रही है। कैसे, देखो एक हाई कोर्ट के जज ने रूलिंग दी है, ये एक हाई कोर्ट के जज ने, कि जो माइनर गर्ल्स है उसको ग्रैबिंग करना मतलब झप्पी अप्पी लेना, या फिर कह लीजिए कि उसका जो पजामा है उसकी स्ट्रिंग्स को ब्रेक करना, ये जो है इनफ नहीं है चार्ज लगाने के लिए किसका, रेप का या अटेम्प्ट टू रेप का। देखो कितना इनसेंसिटिव मामला है ये, ज़्यादा कि माइनर गर्ल है तो उस पर तो पहले डायरेक्टली पॉक्सो लगना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे ये ना लगा के ये जो रेप का चार्ज लगाया था इसको भी कहीं ना कहीं वो बर्खास्त कर रहे हैं, देखा जाए तो ये यहाँ पे तो कितनी हमारी इनसेंसिटिव हो चुकी है जुडिशरी, ये कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल है। और देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया तो उसने इस पर स्टे लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जुडिशरी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी ये सारे जो सिनेरियो हैं, पूरा 3 सिनेरियो यहाँ पे हमने देखा, एडिटोरियल के अंदर 3 सिनेरियो बता रखे थे, तभी ये जो 3 सिनेरियो है ये कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहे हैं। इशू क्या है हमारी जुडिशरी के अंदर, इशू है सिंपल अकाउंटेबिलिटी का। देखो हमारे यहाँ पे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जुडिशरी की जो इंटरनल इंक्वायरी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग डूअर कौन है? रॉन्ग डूअर है एक जज के अगेंस्ट में। जज कौन है? एक जज के अगेंस्ट में जो है एक एक्यूजेशन लगे हैं और उसकी इंक्वायरी कौन कर रहा है? उसके साथी जज कर रहे हैं। सेम चीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखो, अगर ऐसी होती तो क्या कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये तो अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस है। लेकिन हो क्या रहा है जुडिशरी के अंदर कि जो जजेस हैं उनकी इंटरनल इंक्वायरी भी कौन कर रहे हैं? जजेस कर रहे हैं। तो वो जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जिसकी दुहाई हमेशा हमारी चीफ जस्टिस हमारी जो जुडिशरी देती है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जैसे अभी देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो चल रहा है मुद्दा, वो चल रहा है किसके ऊपर? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कमेटी के ऊपर, जिसके अंदर 2 जो है वो एग्जीक्यूटिव हैं और एक जो है लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा चेक एंड बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये इंटरनल उनकी इंक्वायरी जो है, कमेटी जो है वो वीक है। ये यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मामला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे कि कोर्ट में बताया था कि जुडिशली वो जो है वो जो है फ्री एंड फेयर होनी नहीं चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दिख नहीं रही है। तो ये चीज़ एक यहाँ पे इंक्वायरी, ये जो वीकनेस है जो हमारी जुडिशरी के साथ इशू है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा इशू, देखो सारे इशू जो है न्यूज़पेपर के अंदर ही आपको मिल जाते हैं और हम डिस्कस भी कर लेते हैं, उसी को एडिटोरियल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है यहाँ पे। दूसरा इशू देखो, एक तो खुद की इंटरनल इंक्वायरी जो है उसकी वीक है, जजेस के अगेंस्ट में जो इंटरनल इंक्वायरी की कमेटी में मेंबर्स हैं वो भी जजेस हैं, उसी के फेलो जजेस हैं। तो सोच के देखो क्या ये फ्री एंड फेयर होगा? नहीं होगा। यही यहाँ पे बता रखा है एडिटोरियल में, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दूसरा इशू क्या है यहाँ पे? दूसरा इशू है अभी अब हमने देखा था रिसेंटली लोकपाल वाला। ठीक है, लोकपाल में जो हमारे जजेस थे उन्होंने बोला कि भाई लोकपाल के जो है उसकी जो पावर है वो हाई कोर्ट के जजेस पे आती है या नहीं आती, ये अभी डिसाइड होना बाकी है, ऐसा कुछ चल रहा था। हमने देखा था इस चीज़ को भी। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी है, उसने एक कंप्लेंट रिसीव करी एक हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट में। ठीक है, किसकी कंप्लेंट थी? कंप्लेंट थी करप्शन की। ठीक है, हाई कोर्ट के जज ने क्या करा, लोकपाल ने क्या करा, एक्शन लिया और ये केस रेफर कर दिया सीजीआई को। ठीक है, सीजीआई ने क्या करा, सीजीआई ने बोला कि जो लोकपाल है उसके पास पावर नहीं है जजेस को इन्वेस्टिगेट, जजेस की जो एक्ट होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने का, और वो जो प्रोसीडिंग थी उसको स्टॉप कर दिया गया। तो देखो यहाँ पे जो जुडिशरी है कहीं ना कहीं उसने ही जो एंटी करप्शन बॉडी है उसको ही स्टॉप कर दिया। किसके अगेंस्ट में? एक जज के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म दिखाई दे रहा है ये तो पूरा। और ये भी एक क्वेश्चन उठाया कि भाई जो लोकपाल है क्या वो एक करप्ट जज के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता? क्योंकि जज भी तो क्या है, पब्लिक ऑफिशियल्स ही तो हैं। तो यहाँ पे एक ये इशू उठ रहा है जो जुडिशरी के अंदर प्रॉब्लम को बता रहा है कि जो जुडिशरी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब सोच के देखो कि वो करप्ट है,
अब लोकपाल था, लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी बनाई गई है। अब एंटी करप्शन बॉडी तो उसको तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो जजेस हैं उसने ही उसको स्टॉप कर दिया कि तुम नहीं, हम लेंगे एक्शन। अब हम कौन लेंगे? हम तो हैं कौन? इसके फेलो जजेस। अब देखो फेलो जजेस जो हैं, आपके ही दोस्त जो हैं, आपके अगेंस्ट में इंक्वायरी करेंगे, तो आप क्या वहाँ से ट्रांसपेरेंसी, क्या वहाँ से आप कोई अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यही सारी चीज़ हमें दिख रही है कि एक जज के घर में करोड़ों रुपए पाए गए जले। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ तो उसका क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र क्यों? उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया? निलंबित करने के बाद उसको जेल क्यों नहीं भिजवाया गया? क्योंकि अगर इम्पीचमेंट का भी मोशन होता है, इम्पीचमेंट हो जाता है, तो इम्पीचमेंट के बाद भी उसको वहाँ से, जब हमने देखा था ना कि इंटरनल इंक्वायरी कमेटी होती है, जब इंटरनल इंक्वायरी कमेटी होती है तो होता क्या है, उस इंटरनल इंक्वायरी में वो जो जजेस है उसको जो कोर्ट है वो कहता है रिज़ाइन दो, ठीक है। अगर रिज़ाइन नहीं देता तो इम्पीचमेंट के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ पे तुम रिज़ाइन देने के लिए भेज रहे हो, रिज़ाइन देने का मतलब क्या है? ये तो प्रूफ हो चुका है कि ये जो है दोषी है, तो रिज़ाइन देने की बात कहाँ से आई? उसको तो सीधा जेल में डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो ये क्या चीज़ है? यही बता रही है कि भाई गड़बड़ है कुछ। यही यहाँ पे लोकपाल वाले इशू में हमें दिखाई दिया। फिर कॉलेजियम सिस्टम में प्रॉब्लम बता रखी है यहाँ पे कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई रूल बुक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जस्ट वो डिसीज़न लेते हैं और डिसीज़न लेने के बाद अपनी जो डिक्री है वो सुना देते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, बाइंडिंग है क्योंकि, ठीक है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ओपेकनेस, एक क्लोजनेस दिखाई दे रही है कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। और आपको देखने को भी मिलता है कि जितने भी जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं उनका कहीं ना कहीं एक लीनिएज होता है। लीनिएज मतलब उनके फादर हो गए या फिर उनका कोई पूरी फैमिली हो गई, वो कहीं ना कहीं इसी प्रोफेशन से जुड़ी रहती है जजेस की। जैसे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली जो हमारे वो थे, एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनके फादर भी जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये क्या है, पूरा एक फैमिली सिस्टम जो है वो पूरा एक जो फैमिली रूल है वो बना दिया है यहाँ पे जुडिशरी के अंदर भी। इसीलिए जो है कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, और इसी मेरिट की वजह से जो है हमारी जुडिशरी के अंदर डाइवर्सिटी रिड्यूस होती जा रही है, वुमेन्स नहीं है। और देखो कितनी जो है हैरानी की बात है कि आज़ादी के जो 75 साल हो चुके हैं और हमारे भारत के अंदर जुडिशरी के अंदर एक वुमेन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। तो देखो ये सारी चीज़ जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठा रही है किसके ऊपर, कि जो जुडिशरी है खुद ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी लाएगी कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका कार्य है, वो कार्य करेगी कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने का कार्य, जब खुद ही जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। और कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है हायर कोर्ट्स के अंदर, ये यहाँ पे बता रखा है। इसका रीज़न कॉलेजियम सिस्टम। तो देखो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी का वीक होना, लोकपाल के अंडर ना आना, या फिर कॉलेजियम सिस्टम, ये सारी प्रॉब्लम बता रखी है किसके अंदर, हमारी जुडिशरी के अंदर। डिबेट चल रही थी NJAC के ऊपर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर, जो कि पार्लियामेंट 2014 में लेके आया था। मोटिव क्या था कि कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना, लेकिन और कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके क्या लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना। प्रेसिडेंट ने भी इसको असेंट दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला कि जो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है कहीं ना कहीं उसको वियोलेट करता है। एक्सपर्ट ने आर्ग्यूमेंट भी दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं कि भाई आप, एक्सपर्ट ने आर्ग्यूमेंट दिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो काम है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना, ना कि ये बताना कि क्या चीज़ सही है, क्या कि ना कि ये वाला, ये जो पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया वो सही चीज़, क्या ये जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम था। ये एक्सपर्ट ने आर्ग्यू करा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? इसकी इम्पोर्टेंस थी कि जो ये बॉडी थी, ये जो कमीशन था, अपॉइंटमेंट कमीशन था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो नॉन जजेस थे उनको भी अलाउ करता था, उनको भी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। आप देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अभी कौन है, अभी सीनियर मोस्ट जजेस है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस 1 CJI है, 5 जने हैं टोटल। लेकिन अगर ये NJAC आ जाता तो इसके अंदर क्या होता कि नॉन जजेस भी इंक्लूड हो जाते सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और इससे होता क्या कि फेवरेटिज्म, जो क्वेश्चन मार्क बेसिकली उठ रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क रिसॉल्व हो जाते, क्योंकि चेक एंड बैलेंस आ जाता है यहाँ पे एक तरह से, जो कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो ये सारी डिबेट यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। प्रपोजल दिया गया है कि
AC तो नहीं आ पाया, लेकिन हमें एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को लेके आने की ज़रूरत है। शायद यही कुछ स्पेसिफिक सजेशन थी जो हमने लास्ट एडिटोरियल में भी अपने डिस्कस करी थी। क्या चीज़ है ये? एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम जो है हायर कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं नेशनल वाइड। कैसे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, जैसे IAS IPS ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम के अलावा कॉलेजियम सिस्टम के रिप्लेसमेंट में हम ये वाला सिस्टम ला सकते हैं, और यहाँ से अगर ये लेके आ गए हमारा कॉम्पिटिटिव वाला IJS वाला, तो इससे क्या होगा? मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होंगे। काम कैसे करेगा सिमिलर वे में जैसे हमारा UPSC काम करता है। ऑल इंडिया जो है ये पार्टिसिपेशन रहेगा, और UPSC कमीशन ही करेगा, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है हमारा UPSC के बारे में। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, उसके थ्रू जो है ऑल इंडिया से ना ही कोई फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाएगा, फ्री एंड फेयर चांस दिया जाएगा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये बेसिकली एक सजेशन बताया गया है कॉलेजियम सिस्टम और जो जुडिशियल करप्शन है उसको दूर करने के लिए। ये जो सजेशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप अपने एसे राइटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको यूज़ करना भी है। एडवांटेज बता रखा है, थोड़ा बहुत एडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज है इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी हो जाएगी। अब जो है अगर IG ये आ जाएगा हमारा इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, तो होगा क्या कि जो हमारी जुडिशरी है वो मोर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी। वहाँ पे जो फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाता है वो नहीं देखा जाएगा, भाई भतीजावाद है वो फॉलो नहीं होगा। तो हमारी जुडिशरी बहुत ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी। टैलेंटेड कैंडिडेट्स आ जाएंगे ऑल बैकग्राउंड से, ये यहाँ पे बता रखा है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ जो बेस्ट लीगल माइंड है उनको ही सेलेक्ट किया जाएगा। पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव जो इंटरफेरेंस है कहीं ना कहीं उसको भी जो है प्रिवेंट किया जाएगा, जैसे UPSC के अंदर होता है। पब्लिक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी आएगी, जैसे कि हमारे कोर्ट में भी लिखा गया था क्या कि जो जुडिशरी है उसको ट्रांसपेरेंट होना नहीं है, दिखना भी है। तो दिखेगी कैसे? अगर IJS आ जाता है, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज आ जाती है। इस पर विचार भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमारी जुडिशरी पे भी अप्लाई होना चाहिए। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि एडिटोरियल का क्या मीनिंग था। तो आप अगर समझ आ गया हो तो पेपर 2 का ये हमारा टॉपिक है, इसको ट्राई करो लिखने का, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी, आपकी जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगी। तो आई होप लिखो इसे। और कैसे इसको डिस्कशन ग्रुप में शेयर करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप का लिंक और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे रखा है। वहाँ पे ये जो PDF है ये बहुत पहले आ जाती है, सुबह ही आ जाती है, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, सेल्फ रीडिंग कर भी सकते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो आने में काफ़ी देर लग जाती है, तो आप इसको वहाँ से कर सकते हैं कवर। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा। देखो ऑपरेशन ब्रह्मा क्या चीज़ है। बेसिकली हमने कल के न्यूज़पेपर में देखा था क्या कि जो हमारा म्यांमार है वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ गया था। अर्थक्वेक का पूरा हमने जो है वो सिनेरियो डिस्कस कर लिया था। इस अर्थक्वेक में इंडिया जो है, आपको पता है इंडिया का रोल क्या है। फर्स्ट जो है सर्विस प्रोवाइडर इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और फर्स्ट जो है सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ इंडिया रोल प्ले करता है। इसी के थ्रू जो है इंडिया ने क्या करा है, म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन एक मिशन भेजा है, जिस मिशन का नाम क्या है, ऑपरेशन ब्रह्मा। ये आप कह सकते हैं हमारी इंडिया का ऑपरेशन है। तो बस इतना ही मेन जानने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा क्या चीज़ है, कौन सी कंट्री के अंदर चला रखा है, म्यांमार के अंदर चला रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ट्राई करो अटैम्प्ट करने का। नेक्स्ट है हमारा वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। देखो वाटर हम मोदी जी जो है आपको पता है मन की बात करते हैं, तो उसके मन की बात के अंदर वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बारे में डिस्कस किया गया था। ये जो है एक फॉर्डर पॉइंट हो सकता है अगर एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर वाटर के ऊपर कोई ऐसे आ जाता है उसके अंदर, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, थोड़े बहुत पॉइंट नोट कर लेना। उसी के अंदर हमारे मोदी जी ने बोला क्या कि इंटरनेशनल जो योगा डे है, पहले तो कमेंट करके बताओ कि कितनी तारीख को आता है हमारा इंटरनेशनल योगा डे। उसके थीम के बारे में कुछ डिस्कस किया गया था, और क्वेश्चन यही है उसकी थीम का नाम क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो थोड़ा सा ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ा करो, वहीं से एक ना एक क्वेश्चन टपक पड़ता है। थर्ड है हमारा नेशनल रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे गुलीवीर सिंह, इन्होंने क्या करा है, अपना ही जो नेशनल रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। किसके अंदर? लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर। कहाँ पे बनाया है ये कैलिफोर्निया में, लेकिन है नेशनल रिकॉर्ड। ठीक है, तो यही एक छोटी सी न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर के अंदर। तो आई होप कि ये भी समझ आ गई होगी, बहुत छोटी सी न्यूज़ थी, बस नाम याद रखना है किसने बनाया है, कौन से रेस के अंदर बनाया है और क्या टाइम है, ये भी थोड़ा बहुत अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों।
इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। सॉरी, काफ़ी रात हो चुकी है, 10:30 बज रहे हैं, और सो आई एम सॉरी, रियली सॉरी, लेकिन सारा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। लेकिन मैं इस डेली डिस्पैच को बिल्कुल भी जो है ब्रेक नहीं करना चाहता। अभी थोड़ा सा मैं रिलीव होऊंगा तो सुबह इसको चालू करूँगा, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 फरवरी। 29 मार्च का हम डिस्कस करने वाले थे, तो यहाँ पे ले विच ऑफ द फॉलोइंग, 2 क्वेश्चन थे कल के जो डेली डिस्पैच डिस्कशन था। यह विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई नो डायरेक्ट सिस्मिक वेव आर डिटेक्टेड इन द अर्थक्वेक जोन। अर्थक्वेक का जो शैडो जोन होता है उसमें सिस्मिक वेव जो है डिटेक्ट क्यों नहीं होती, ये बता रखा है। हमने देखा था लिक्विड वाला ही होता है यहाँ पे एरिया, लिक्विड से पास नहीं हो पाती इसलिए यहाँ पे होती है। और यहाँ पे पी वेव क्यों आती है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये चीज़ देखा था। अब देखो क्या चीज़ है, पी वेव आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ मेंटल, हमने देखा था, शायद यही देखा था कि पी वेव तो सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास हो जाती है, और एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड से पास होती है, तो ये ए तो नहीं हो सकता। पी वेव आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, कहाँ एब्जॉर्ब होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती। पी वेव आर रिफ्रैक्टेड एज दे पास थ्रू द अर्थ लिक्विड कोर, एंड एस वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द लिक्विड। बी आंसर है भाई, सिंपल चीज़, बी आंसर है। हमने देखा था ना कि जो एस वेव होती है सिर्फ सॉलिड से निकलती है, और जो पी वेव होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से निकलती है, ठीक है, लेकिन निकलती है तो लिक्विड से डिफ्लेक्ट हो जाती है थोड़ा सा। एस और एस वेव जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो निकल नहीं पाती, ये था। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, तो इसका आंसर हो गया बी। देखा था ये हमने शैडो जोन वाला, अगर नहीं आता तो एक बार जो कल का है वो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा FPV ड्रोन्स इंक्लूडेड बाय द इंडियन आर्मी वर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद विच रिसर्च लेबोरेटरी। FPV ड्रोन्स हमने देखा था DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है। FPV ड्रोन क्यों चर्चा में आया था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर इसका यूज़ किया गया था रशियन आर्मी के थ्रू, शायद ऐसा कुछ हमने न्यूज़ में देखा था, और ये हमारे यहाँ पे DRDO कुछ कर रहा था, तो यही इसका आंसर है। टर्मिनल प्लास्टिक रिसर्च लैबोरेटरी, नहीं DRDO था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है DRDO था। तो एक बार आप भी जो है कल का देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक है बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को याद आ रहा है वो DRDO था, DRDO नहीं कुछ ऐसा कुछ वो कर रहा था। तो ये है हमारा ए इसका आंसर, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज का A12 समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो ट्राई कीजिएगा समझने का, मैं प्रयास करूँगा इसको सुबह बनाने का, क्योंकि सुबह में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, और उस टाइम में अगर बना लेता हूँ तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहता है। लेकिन मेरे को पता है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मैं ट्राई करूँगा इसको अच्छा करने का। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ डिस्कशन।